नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग टीजीटी पीजीटी से संबंधित आपका राजनीति विज्ञान के प्रश्न कर रहे थे, जो कि घटना चक्र से हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वैज्ञानिक समाजवाद, जिसमें से ऑलरेडी 3 वीडियो आप देख चुके हैं और ये आज चौथी और आखिरी वीडियो है। तो जो बचे हुए प्रश्न हैं, लगभग 150 प्रश्न थे, इसलिए 3-4 वीडियो में बांट कर इनको पढ़ा जा रहा था, चूँकि एक्सप्लेनेशन भी साथ में करते हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे आज इन प्रश्नों की और इसको आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर आपका शुरू होगा वो होगा आपका जो थिंकर्स है, पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है। अगला चैप्टर क्या होगा? पॉलिटिकल थिंकर्स। तो थिंकर्स में आप जान रहे हैं वेस्टर्न और इंडियन दोनों पढ़ते हैं हम लोग, तो दोनों के ही प्रश्नों को हल करेंगे, वह भी घटना चक्र से। इसके बाद जो है कुछ दिनों में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो लगाएंगे आपके लिए, तो उसमें भी 30-30 प्रश्नों की श्रृंखला आपको लिए चलती रहेगी, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे और देखा जाएगा आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, माओ ने चीन में मार्क्सवादी स्थापना करने के लिए किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका था? दोस्तों, तो लेनिन है, कन्फ्यूशियस है, स्टालिन है, खुश्चेव हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूशियस के विचारों को उन्होंने विरोध किया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिएगा, माओ ने चीन में मार्क्सवादी स्थापना करने के लिए चीन के 6ठी सदी ईसा पूर्व के समाज सुधारक कन्फ्यूशियस के चीनी समाज में व्याप्त विचारों व मान्यताओं को उखाड़ फेंका था, ठीक है ना। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति के अपने आंदोलन के दौरान, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है प्रश्न कि सांस्कृतिक क्रांति के विचारधारा से संबंधित कौन है, तो वो आपके माओ हो जाएंगे। ने अपने आंदोलन के दौरान 1973 में क्रिटिसाइज लिन बियाओ क्रिटिसाइज कन्फ्यूशियस नामक आंदोलन चलाया था, जो वर्ष 1976 तक चला था। इस आंदोलन में माओ ने चीनी इतिहास व सांस्कृतिक माओवादी व्याख्याएं की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, सांस्कृतिक क्रांति अभी जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया था, और ये क्वेश्चन नीचे आ भी गया। तो सांस्कृतिक क्रांति मार्क्स हैं, माओ त्से-तुंग है, वी.आई. लेनिन है, स्टालिन है। तो यहाँ पर आपके माओ त्से-तुंग ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ऊपर देखिए, अभी आपने यहाँ पर देखा भी था कि माओ ने जो है सांस्कृतिक क्रांति का आंदोलन जो है स्टार्ट किया था, ठीक है। नीचे क्वेश्चन भी ये पूछ लिया, तो इसकी व्याख्या वही है, आपने ऊपर अभी देखी हुई थी। 106वां प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, यह कथन है किसका है? तो मार्क्स हैं, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग। तो दोस्तों यहाँ पर लेनिन हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्याख्या है इसकी, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो इनकी प्रसिद्ध रचना थी, उसमें जो है एक बात बोलते हैं कि मजदूर का कोई देश नहीं होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले देखते हैं आगे। 107वां प्रश्न है, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? तो समाजवाद का संबंध पूछ रहा है पूंजीपति, सैनिक, श्रमिक, उत्पादक। तो दोस्तों, समाजवाद जो है श्रमिक वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। समाजवाद मतलब है कि लोगों को साथ में लेकर चलना एक तरीके से, ठीक है ना। व्यक्तिवाद क्या है? व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचता है। समाजवाद क्या है? सभी लोगों के, सभी व्यक्तियों के बारे में समान रूप से बात करना। तो देखिएगा, अपने आधुनिक रूप में समाजवाद का उद्भव कब हुआ था? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। यह व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, ठीक है। व्यक्तिवाद का मतलब क्या है? व्यक्तिवाद था जो स्वयं के लिए केवल था, और समाजवाद क्या है? जो समाज में सभी लोगों के लिए समान रूप से हो, ठीक है। यह व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया एवं प्रगतिशील आंदोलन है। यह पूंजीवादी का विरोधी तथा उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण चाहता था। उत्पादन के संसाधनों पर, ठीक है ना। उत्पादन का संसाधन मतलब जो भी उत्पादन की चीज़ें होंगी उस पर इंडिविजुअल यानी कि अकेले जो है किसी का प्रभाव ना हो करके सामाजिक होगा। इसका संबंध मुख्यतया श्रमिक वर्ग से है। किससे? श्रमिक वर्ग से है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखेंगे। तो विकासवादी समाजवाद, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बर्नस्टीन के द्वारा। वैज्ञानिक समाजवाद की बात कौन करता है दोस्तों? तो वो आपके कार्ल मार्क्स हो जाएंगे।
काल्पनिक समाजवाद की बात कौन करेगा, तो सेंट साइमन है, और अराजकतावाद की तो कुरपुक्टिन है। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा तो हो जाएगा आपका ए का 3 है, 1 हो जाएगा, फिर 2 और 4। तो देखिए यहाँ पर पहला ही आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नीचे इसकी व्याख्या दी है वही चीज़ें। अगला देखते हैं, देखिएगा इसको भी मिलाना है, यहाँ भी इसको मिला लेते हैं। रॉबर्ट ओवन दिया है, यहाँ पर क्रिटिकल थ्योरी है, फेबियनवाद है, कल्पनावादी समाजवाद है, नव वामपंथवाद है। तो देखिएगा रॉबर्ट ओवन है दोस्तों, तो यहाँ पर यह कल्पनावादी समाज से संबंधित है। इसके बाद आपका हर्बर्ट मर्क्यूज हैं, तो यह नव वामपंथी विचारक हैं। इसके बाद आपके जो है थियोडोर ऑर्डोन है, तो यह क्रिटिकल थियरी से संबंधित हैं। इसके बाद आपका GDH कोल है, तो यह फेबियनवादी समाजवाद से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा C, D, A और B, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आंसर, तो यहाँ पर ऑप्शन C राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिला लीजिएगा, और अब ये अगर नहीं आता है तो बहुत ही आप लोग परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी इसमें मेन चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट ओवन जो है कल्पनावादी समाजवाद से संबंधित हैं, GDH कोल जो है फेबियनवाद से। अगर ये दोनों मिल जाता है तो आप मिला सकते हैं। तो अधिक से अधिक जितना हो सके अपने आँखों के सामने से गुजरने का उसको मौका दीजिए प्रश्नों को, क्योंकि जब भी आएगा तो वह आप सही कर सकते हैं। अगला है समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता के विकास में की गई थी। क्रमबद्धता के विकास में की गई थी समाजवाद की संकल्पना, ठीक है। कि मतलब पहले जो है समाजवाद कब आएगा, तो पहले मतलब वर्ग जब होगा तो वर्ग संघर्ष होगा, धीरे धीरे क्या होगा समाजवाद आएगा, वैज्ञानिक समाजवाद आएगा, फिर साम्यवाद आ जाएगा, फिर वर्ग जो है क्या होगा समाप्त हो जाएगा। तो यह कौन करता है, तो स्मिथ है, रॉबर्ट ओवन है, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आसान सा आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। आइए अगला, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधनों पर शासन का नियंत्रण होगा, ठीक है ना। संपत्ति के उत्पादनों पर किसका, शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वह समाज शोषण मुक्त होगा। यहाँ बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो संपत्ति का उत्पादन हो गया, उत्पादन के साधनों पर शासन का नियंत्रण होगा। शासन का मतलब क्या है, यहाँ पर सरकार का नियंत्रण होगा, ठीक है। और सरकार का नियंत्रण मतलब कि उत्पादन के वस्तुओं पर जब भी सरकार का नियंत्रण या सरकार का स्वामित्व होता है तो वह सामाजिक कार्य करते हैं समाज के लिए। मतलब जो भी सरकार की बात मानेगा तो वो सामाजिक कार्य हो जाएंगे। और जो व्यक्तिगत संपत्ति की बात करते हैं तो वहाँ व्यक्तिवाद हो जाता है, ठीक है ना, वहाँ पर व्यक्तिवाद हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर फांसीवाद, अराजकतावाद, आदर्शवाद, तो सीधे सीधे आपका आंसर यहाँ पर समाजवाद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है दोस्तों। तो श्रेणी समाजवाद देखिएगा, एक व्यक्ति दो मत, एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। तो जो श्रेणी समाजवाद है वह एक व्यक्ति हो और जितने हित हैं उतने मत करने की उसको क्या है, छूट होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या जरूर पढ़ेंगे। तो श्रेणी समाजवाद का विकास कहाँ पर होता है, तो वह ब्रिटेन में होता है। इसके अनुसार क्या है कि राज्य संप्रभु होगा, ठीक है ना, सभी शक्तियों का स्रोत होगा, किंतु वह उसका उपभोग नहीं करेगा। राज्य वरन शक्तियों के प्रयोग विभिन्न आर्थिक श्रेणियां करेंगी। श्रेणी समाजवादी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं, ठीक है। अगला, फेबियन समाजवाद समर्थक नहीं था उग्र परिवर्तनों का, म्युनिसिपल सुधारों का, अवलंब सामाजिक पुनः संरचना का, मजदूरों के आंदोलन का। तो जो फेबियन समाजवाद था वह उग्र परिवर्तनों का समर्थक नहीं था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखेंगे इसकी व्याख्या। तो फेबियन समाजवाद उग्र परिवर्तनों का समर्थन नहीं था। इसके अन्य तथ्य है, फेबियनवाद का उदय कहाँ होता है, तो इंग्लैंड में होता है। फेबियनवादियों ने पूंजीपतियों की जगह जमींदारों को अपना प्रहार का लक्ष्य बनाया था, ठीक है ना। पूंजीपतियों की जगह किसको, जमींदारों को। तो जैसे आपका पूंजीपतियों को मार्क्सवादी विचारधारा के लोग पूंजीपतियों को जो है टारगेट करते हैं, लेकिन फेबियनवादी जो है ज़मींदारों को अपना प्रहार का लक्ष्य बनाया, क्योंकि उन्होंने पूंजी की जगह भूमि के सारे विवाद को जड़ माना था, ठीक है।
पूंजीवाद या कहेंगे मार्क्सवाद जो है पूंजी का वितरण यानी उत्पादन की बात करता है, उत्पादन या कहें तो आर्थिकी स्तर पर जो है आपका मार्क्सवाद है। लेकिन यहाँ पर फेबियनवाद जो है उसका मूल अगर रूप देखें तो वह पूंजी की जगह भूमि है, ठीक है ना, भूमि के आधार पर जो है बात करते हैं। तो उनकी प्रेरणा का स्रोत मार्क्स नहीं अपितु कौन थे, J.S. मिल, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो फेबियनवादी थे उनके जो मुख्य थे वह J.S. मिल थे, ठीक है, J.S. मिल थे। यानी कि मिल भी क्या है, एक तरीके से आपको फेबियनवादी दिखेंगे। देखिएगा आगे, फेबियनवादी के प्रमुख सिद्धांत की निम्नलिखित हैं कि फेबियनवाद पूंजीवाद विरोधी तथा समाजवाद का समर्थक है। फेबियन पूंजीवाद विरोधी है तथा समाजवाद का समर्थक है। फेबियन श्रमिक विकास तथा संवैधानिक पद्धति के आधार पर समाजवाद को शांतिपूर्वक लाना चाहते थे। वे व्यक्तिगत संपत्ति के विरोधी थे, लोकतंत्र में अटूट विश्वास रखते थे। फेबियन क्रांति तथा हिंसात्मक तरीके के विरोधी थे। फेबियन वर्ग संघर्ष के स्थान पर लोकतांत्रिक विधियों से सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करते थे। ये मार्क्स के श्रम मूल्य सिद्धांत को नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि वो जो है किसको, भूमि को मुख्य मानते थे। इनके अनुसार मूल्य का निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है, यानी कि ये समाज को ऊपर मानते हैं। फेबियनवादी जो है समाज को क्या है, ऊपर मानते हैं। अगला देखिए 114 प्रश्न है, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद केवल उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा, केवल पश्चिमी देशों में आएगा, या धीरे धीरे आएगा, या खूनी क्रांति से आएगा। दोस्तों तो जो फेबियन समाजवादी हैं वो उनका मत था कि समाजवाद जो है वह धीरे धीरे आएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। देखिए इनके जो तथ्य हैं ये पढ़ लेते हैं कि फेबियन समाजवाद या फेबियनवाद का उदय कहाँ होता है, 1884 में इंग्लैंड के दौरान 10-12 व्यक्तियों के द्वारा फेबियन सोसाइटी का गठन किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या है कि इस संगठन का नाम उन्होंने महान रोमन सेनापति क्विंटस फेबियस के नाम पर रखा था। ये कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो फेबियनवाद था या फेबियन समाजवाद था या फेबियन सोसाइटी थी उसका नाम किसके आधार पर था, तो सेनापति क्विंटम फेबियस थे जो कि रोमन के एक महान शासक थे। फेबियन सोसाइटी का मूल विश्वास यह था कि समाजवाद की स्थापना कैसे होगी, धीरे धीरे जाएगी, समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे की जाए। फेबियनवाद का क्या मत था कि समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे की जाए। वर्ग संघर्ष की क्रांति सिद्धांत की जगह फेबियनवादी विचारकों ने युक्त तर्क वितर्क पद्धति अपनाई जिसे अपने प्रभाव दिखाने में समय लगता है। उन्होंने भाषण देकर एक इश्तिहार छपवाकर समाजवाद का प्रचार किया जिसे अंतः प्रवेश या प्रिमिटेशन की संज्ञा दी गई। ठीक है, मतलब कि वो इनका जो तरीका था फेबियनवादी विचारकों का वह था युक्त करना, मतलब बातचीत करना, तर्क वितर्क करना, सामाजिक बातों के बारे में। इस दोनों पद्धतियों को अपना करके वो जो है क्या करते थे कि लोगों में अपना विश्वास पैदा करते थे। ठीक है, साथ ही साथ भाषण देते थे और क्या था, अखबार में जो है इश्तिहार देकर या एडवर्टीज़मेंट दे करके छपवा करके समाजवाद का क्या करते थे, प्रचार करते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन बनेगा। युक्त और तर्क वितर्क के माध्यम अपनाते थे, भाषण देते थे और इश्तिहार या एडवर्टीज़मेंट के द्वारा समाजवाद का प्रचार करते थे, जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं कि समाजवाद जो है धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अगला फेबियनवाद मुख्यतः मध्य वर्गीय आंदोलन था। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, मध्यम वर्गीय आंदोलन था जो टारगेट करता था। इनका टारगेट कौन था, तो इनका टारगेट था आपके ज़मींदार। क्यों? क्योंकि अगर कभी इसका पूछे फेबियनवाद का मूल जड़ क्या है तो भूमि है। ठीक है ना, क्या है, भूमि है, जिसमें बुद्धिजीवियों का बोलबाला था। फेबियनवादियों ने पूंजीपतियों की जगह जमींदारों पर प्रहार का लक्ष्य बनाया था। आइए अगला देखिएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद किसका आधुनिक रूप है दोस्तों, तो लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वह श्रेणी समाजवाद, फेबियनवाद, श्रमिक संघवाद, उपरोक्त सभी, तो वो फेबियनवाद का आधुनिक रूप है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे तो फेबियन सोसाइटी के प्रभाव में, फेबियन सोसाइटी वही जो आपका इंग्लैंड में होता है
के प्रभावों के अंतर्गत जिस उदार, शांतिपूर्ण, विकासवादी तथा लोकतांत्रिक समाजवाद का विकास हुआ वह दूसरे देशों में भी विकसित हुआ। इसके प्रमुख सिद्धांतों की अभिव्यक्ति अनेक लेखकों की रचनाओं के द्वारा की गई, जिसमें जर्मनी के बर्नस्टीन, फ्रांस के जीन जॉरेस, बेल्जियम के एडवर्ड एंसिन्स आदि प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं, इनको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। शेडी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है दोस्तों? तो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से रहा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद इनमें से किस पर अधिक जोर देता है? तो दोस्तों यहाँ पर है असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण आंदोलन, सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर जो है कृषकों और श्रमिकों की एकता पर, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। दोस्तों तो जो सिंडिकेलिस्ट आपका समाजवाद है वह श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर बल देता है। व्याख्या देखिएगा, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद के कार्य पद्धतियों में आम हड़ताल है, औद्योगिक तोड़फोड़ है, बहिष्कार है, धीरे धीरे काम करना, सुस्ती, लापरवाही तथा गलत लेबल लगाना प्रमुख हैं। ये अपनी कार्य पद्धति को सांकेतिक नाम केकेनी देते हैं। क्या? केकेनी देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से ये उग्रवादी विचारधारा एक तरीके से देखा जाए तो सिंडिकेलिस्ट मतलब उग्रवाद टाइप में थी ये। अगला, समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है और जैसा चाहता है वैसा उस रूप में ढाल लेता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। बताएंगे GDH कोल है, लास्की है, GB शॉ है या CEM जोड है? तो दोस्तों ये CEM जोड हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये आप पढ़ लेंगे इसको। 119वां प्रश्न है, समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है। ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा? CEM जोड का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये भी रिपीट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट कर रहा है। अगला देखिए 120वां प्रश्न है, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ। ठीक है, यह कथन किसका है? तो JP नारायण है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, महात्मा गांधी हैं। दोस्तों तो यहाँ से आंसर हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं, आइए इसको मिलाना है तो मिला लेते हैं फटाफट। तो देखिएगा, यूटोपियन समाजवाद, तो यूटोपियन समाजवाद दोस्तों यह आपके सेंट साइमन हो जाएंगे। इसके बाद है आपका, है ना, इसके बाद है आपका फेबियन समाजवाद, तो फेबियन समाजवाद आपके सिडनी वेब हो जाएंगे संबंधित। वैज्ञानिक समाजवाद से आपके कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। शेडी समाजवाद से आपके GDH कोल महोदय हो जाएंगे। तो इस तरीके से हो गया 4 3 1 2। तो देखिएगा 4 4 3 3 3 1 2, डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आंसर डी राइट हो जाएगा, मिला लेंगे इसको। अगला देखिएगा, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो दोस्तों ट्रोट्स्की हैं, एंजल्स हैं, स्टालिन है, मार्क्स हैं। तो दोस्तों किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं स्टालिन महोदय, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे इसकी व्याख्या, किसी एक देश में समाजवादी अवधारणा का प्रतिपादन स्टालिन ने किया है। 1924 में प्रकाशित इनकी एक पुस्तक थी प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म में स्टालिन ने यह मत व्यक्त किया है कि एक देश में समाजवाद की स्थापना क्या है, संभव है, चाहे भले ही बाकी दुनिया में पूंजीवाद का प्रभुत्व रहे। यह विचार मार्क्सवाद की मूल विचारधारा, जिसके अनुसार सर्वहारा क्रांति को किसी एक देश या राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता है, के विरुद्ध था। अगला देखेंगे, समाजवाद का अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कौन बोलता है? तो सेलरस हैं, रसेल, रॉबर्ट हैं। तो यहाँ पर बर्नार्ड शॉ हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो रॉबर्ट ओवन हैं, फोरिये हैं,
बर्नार्ड शॉ है, मार्क्स है। दोस्तों रॉबर्ट ओवन ने अपने भाषण में बार बार जो है समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। देखिएगा, वर्तमान में समाजवाद सबसे लोकप्रिय शब्द है। प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारों के विरुद्ध जो है भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था, ठीक है ना। 1835 में क्या होता है कि रॉबर्ट ओवन की अध्यक्षता में स्थापित सब राष्ट्रों के वर्गों के समुदाय में समाजवाद और समाजवादी शब्द का बहुधा से प्रयोग किया गया। ज्ञातव्य है कि रॉबर्ट ओवन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के संस्थापकों के प्रमुख हैं, जिसने प्रथम बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। ओवन के विचार, उनकी पुस्तक कौन सी है? अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है। द बुक ऑफ द न्यू मोरल वर्ल्ड, ये दोनों में जो है समाजवाद का प्रयोग उन्होंने किया था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये इम्पोर्टेंट बुक है। अगला आइएगा, पूंजीवाद के सागर के बीच एक समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। यह कौन बोलता है? माओ त्से तुंग है, कार्ल मार्क्स है, लेनिन, स्टालिन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लेनिन महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, मार्क्सवाद को युग का भ्रम कौन कहता है? तो एक्टन है, एरन है, कार्ल पॉपर, लास्की। तो दोस्तों ये लॉर्ड एक्टन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। समाजवाद, ठीक है। समाजवाद के विषय में कौन बोलता है? तो जोड हैं, लास्की हैं, वेपर हैं, रैमजे मेयर हैं। तो जोड तो समाजवाद के प्रवर्तक हैं, तो यहाँ पर रैमजे मेयर हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जोड हैं, लास्की ये भी समाजवादी हैं, वेपर भी समाजवादी हैं, रैमजे मेयर जो है आपके ये नहीं है। तो देखिएगा 128वां प्रश्न आएंगे, तो किसने कहा था कि राज एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? ये सब कथन जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे। मार्क्स हैं, लेनिन है, स्टालिन, एंजल्स हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, फ्रेडरिक एंजल्स ने जर्मन शास्त्री और दार्शनिक थे। एंजल्स ने कहा था कि राज एक मशीन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगला देखिएगा 129वां प्रश्न है, व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत को जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना संबंधित है हॉब्स से, लॉक से, और भी दोनों से, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर हॉब्स भी संबंधित हैं, लॉक भी। तो इनका जब सामाजिक समझौता का सिद्धांत आप पढ़ेंगे, ठीक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो ये और भी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना, हॉब्स लॉक दोनों से संबंधित है, ठीक है। लॉक ने टू ट्रीटाइज किया, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लॉक टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट में बताते हैं, मैं व्यक्तिगत संपत्ति का श्रम सिद्धांत के आधार पर स्वीकार किया है। प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति पर निजी अधिकार नहीं था, किंतु जो व्यक्ति किसी वस्तु के उत्पादन में अपना श्रम लगा देता था तो वह क्या होता था, वस्तु उसकी संपत्ति बन जाती थी। इसी आधार पर भूमि के स्वामित्व का खंडन कर सामंतवाद की आलोचना की गई, जो कि समाजवाद का आधार बना था, ठीक है। चलिए, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला लाइन कि प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति पर निजी अधिकार नहीं था, किंतु जो व्यक्ति किसी वस्तु के उत्पादन में अपना श्रम लगा देता था तो वह वस्तु उसकी संपत्ति बन जाती थी। इसी आधार पर भूमि के स्वामित्व का खंडन कर सामंतवाद की आलोचना की गई, जो कि समाजवाद का आधार बना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समाजवाद कैसे आया, कैसे बना, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से यहाँ तक इसको समझने का बार बार प्रयास करिएगा। 130वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन नव वामपंथी विचारक हैं? दोस्तों यहाँ पर एरिक फ्रॉम, मर्क्यूज हैं, लेनिन है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखिएगा एरिक फ्रॉम और मर्क्यूज दोनों ही आपके नव वामपंथी हैं, दोनों ही राइट हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेहरू समर्थक थे पूंजीवादी, साम्यवादी या गणतांत्रिक समाजवादी या अराजकतावाद? दोस्तों तो नेहरू जो है समाजवाद के समर्थक थे, लेकिन वह गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक समाजवाद, इसको जैसे ऐसे बोलेंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे, ठीक है। अगला है
132वां प्रश्न है कि समाजवाद निम्न में का प्रतिपादन करता है किसका? कोई आर्थिक नियोजन न हो, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो, व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो, या राज्य के द्वारा नियोजन हो। दोस्तों तो समाजवाद जो है वह राज्य या सरकार पर बल देता है, राज्य या सरकार। ठीक है, राज्य जो है सभी लोगों के लिए, जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या है, सामाजिक व्यवस्था करे, यानी कि उत्पादन के साधनों का समान वितरण करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 133वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रित समाजवाद का प्रबल समर्थक था? विकेंद्रित समाजवाद का तो जेपी नारायण है, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, आचार्य विनोबा भावे हैं। दोस्तों तो यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, विकेंद्रित समाजवाद से संबंधित है। इन्हीं की चौखंबा जो है आप पढ़ते हैं, चौखंबा राज्य के बारे में। अगला है, समाजवादी राज को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? समाजवादी राज को क्या मानते हैं? समाजवादी राज को क्या है, ऊपर उठाएंगे तो इसको अच्छा ही मानेंगे। देखिएगा, राज एक आवश्यक बुराई है, गलत हो जाएगा। राज अनावश्यक बुराई है, ये भी गलत है। राज कल्याणकारी संस्था मानते हैं, ठीक है ना, कि सबके कल्याण के लिए जो है राज है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 135वां प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग आपका सुमेलित नहीं है? दोस्तों तो सत्य की संप्रभुता एम के गांधी जी का है, नव मानववाद अरविंदो घोष का नहीं है, सर्वहारा की तानाशाही वी.आई. लेनिन का है, और नव प्रजातंत्र माओ से तुंग का है। तो नव मानवतावाद जो है किसका हो जाएगा दोस्तों? वह एम.एन. रॉय का हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे है एम.एन. रॉय का। आइए अगला देखेंगे। अब ये सब फैक्ट हैं, आपको याद करने होंगे, इसके लिए कोई भी समझने की चीज़ नहीं है। समाजवादी विचार का संबंध क्या है? राजनीतिक समानता से, आर्थिक समानता से, शैक्षिक समानता से, सांस्कृतिक से। समाजवादी विचार जो है हमेशा आर्थिक समानता की बात करता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला, समाजवादी विचारधारक संबंध किससे है? शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो दोस्तों जाहिर सी बात है आर्थिक, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। समाजवादी जोर देते हैं किस पर? राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, व्यक्तिगत न्यायपालिका। तो दोस्तों आर्थिक पर, ऑप्शन बी राइट हो जाए। कई बार अब देखिए, एक चीज़ सिंपल से जानना है, समाजवाद का आधार क्या है? तो सीधे सीधे आप ध्यान रखेंगे आर्थिक है। आर्थिक का मतलब है कि उत्पादन के साधनों पर सरकार या राज्य का प्रभाव होता है। ठीक है, और यह जो है समान वितरण की बात करते हैं, समान वितरण की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। समाज में जो है सबके हित के लिए, सबके हित की बात है। मानने की ये समझते हैं कि राज्य क्या करेगा? सबके हित की बात करेगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। तो इसी से आपका सारी चीज़ें ये सॉल्व होती चली जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन एक समाजवाद की विशेषता है? कह रहा है वर्ग चरित्र है, खुले बाजार का अर्थ व्यवस्था है, सार्वजनिक नियंत्रण, स्वामित्व। तो देखिएगा, दास प्रथा का समाज, जो समाजवाद है यह सार्वजनिक नियंत्रण की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। सार्वजनिक नियंत्रण का क्या मतलब है? सरकारी नियंत्रण कह दें, या राज्य का नियंत्रण रहता है। राज्य का नियंत्रण या सरकार का नियंत्रण रहेगा तो क्या करेगा? सभी में समान वितरण करेगा। सार्वजनिक नियंत्रण का मतलब है सामाजिक नियंत्रण, एक तरीके से इसको बोलेंगे। ठीक है, क्या? सामाजिक नियंत्रण। अगला, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उत्पादन की लागत मूल्य को कम किया जा सके, गलत है। उत्पादन बढ़ाया जा सके, गलत है। शोषण को रोका जा सके, गलत है। उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, जो भी साधन हैं, संसाधन हैं, उनका क्या किए? पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, 141वां प्रश्न देखिएगा यहीं पर, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल। चीन में, सोवियत संघ में, क्यूबा में, चेकोस्लोवाकिया में। दोस्तों तो यह सोवियत संघ हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखेंगे इसके बारे में। तो विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ होती है? सोवियत संघ में होती है। कब? 1917 में। इतना इम्पोर्टेंट है,
लेनिन सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति के कर्णधार थे। ठीक है, यानी लेनिन सोवियत संघ से संबंधित थे और यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में होती है उसके मुख्य व्यक्ति थे। यह प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 का समय था जब लेनिन ने अपनी विख्यात कृति साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है की बात कही थी। ठीक है, लिखी। इनमें लेनिन का तर्क था कि पूंजीवाद राष्ट्रीय स्तर पर सर्वहारा का शोषण तो करता ही है, पर यह साम्राज्यवाद का जाल बिछाकर अल्प विकसित देशों के शोषण भी करता है। इसी नारे के साथ में लेनिन ने रूस में क्रांतिकर समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। थॉमस मोर हैं, फूरिये हैं, रॉबर्ट ओवन किस विचारधारा का जोड़ा है दोस्तों? तो ये एक तरीके से देखा जाए तो हिंसक समाजवाद है, स्वप्निल, राजहीन, फेबियन। तो दोस्तों ये लोग स्वप्निल समाजवाद या आदर्शवादी समाजवाद के चिंतक हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। एक तरीके से कभी कभी अगर ये स्वप्निल ना दे करके बोल देगा आदर्शवादी समाजवाद, स्वप्निल समाजवाद को स्वप्नलोकीय समाजवाद भी बोल सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछ सकता है, तो आपका बी सही हो जाएगा। 143वां प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में एक नए वर्ग के अस्तित्व को आने की चर्चा की थी? तो दोस्तों कौन थे? आर्थर मिलर, मिलोवन जिलॉस, हर्बर्ट फ्रैंक, लुई चेस्टर इस्टर। तो यहाँ पर मिलोवन जिलॉस हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट। कुछ क्वेश्चन देखिए नए मिलते हैं तो उनको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो दोबारा पूछ ले। देखिएगा, मिलोवन जिलॉस एक समाजवादी नेता थे जिन्होंने, इनकी पुस्तक थी न्यू क्लास, में साम्यवादी राज्य के नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा की। इनका मानना है कि सोवियत संघ में समाजवादी क्रांति के बाद भी वहाँ मिश्रित समाजवाद है। कैसा? मिश्रित समाजवाद है। यहाँ कारखाने का मालिक जो है व्यवस्थापक था तथा साम्यवादी दल के सचिव अपने आप में एक नया वर्ग बन गए हैं जो कि जनता के शोषण कर रहे हैं। इनका मानना है कि समाजवाद के सभी रूपों में मिश्रित व्यवस्था बनी रहनी चाहती है, फिर भी हमारा उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना का होना चाहिए और नए वर्ग को पनपने नहीं देना चाहिए। मतलब वर्ग को जो है हटाने की ही बात करते हैं ये भी। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, कथनों पर आपका विचार करना है। आइए विचार करते हैं। कथनों पर विचार कीजिए कि ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देता है। ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का आधारित है। ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज के द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व मूल्यों के आधार पर प्रचार किया हो जाता है। दोस्तों कह रहा है कौन कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर जो पहला कथन है कि ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देते हैं, तो ये सही बात है। फिर दूसरा है कि ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है, तो केवल असमान इसी पर नहीं और भी चीज़ों पर आधारित है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल और मान्यताओं को प्रसार किया जाता है। नागरिक समाज के द्वारा ही, किसके? नागरिक समाज के द्वारा। तो ये भी ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 1 और 2, 1 और 3, 1 और 3 ही राइट है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब ये सब क्वेश्चन हैं, आपको पढ़ने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अब जैसे एक चीज़ है कि ग्रामसी का थोड़ा सा आप विचार पढ़ लें। अगर जैसे टफ़ क्वेश्चन जब बनाएगा, आपका टफ़ जो आपके लिए क्वेश्चन बनाएगा तो आपका ग्रामसी से संबंध करके पूछ लेगा। तो ग्रामसी भी जो है समाजवाद से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो है ग्रामसी का विचार राज्य से संबंधित कह लें। अब राज्य में ही समाज आता है, तो समाज और राज्य से संबंधित इनकी जो विचारधारा है उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन टफ क्वेश्चन टाइप में पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? धानवन, उदासीन, मित्र, शत्रु। तो यहाँ पर धानवन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखते हैं ये क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक धानवन तत्व की उपेक्षा करते हैं। प्राचीन भारतीय विचारकों में मनु जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में अपना मंडल का सिद्धांत देते हैं। ठीक है, इनका मंडल का सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें
विजिगीषु, उदासीन और शत्रु 4 मूल प्रकृति बताए गए, मूल तत्व बताए गए थे। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में विजिगीषु, अर या शत्रु, अरि मित्र, मध्यम, उदासीन जैसे 12 राज्यों के समूह तथा शुक्र ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में शत्रु, मित्र, मध्यम और उदासीन आदि राजाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर धानवन नहीं होगा। अब क्या ही क्वेश्चन है उसका नहीं बन पा रहा है, तो उसको ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आइए अगला है, किसके संसर्ग में एम.एन. रॉय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने को प्रेरित किया गया था। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो माइकल बारोडीन हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। कुछ प्रश्नों को देखिए एज अ फैक्चुअल, जैसे कि याद करने के उद्देश्य से, आप उसमें समझ नहीं सकते आप, ठीक है, तो उसको उसी प्रकार से आपको पढ़ लेना चाहिए। अगला देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर इसी व्याख्या कि माइकल बारोडीन जो है एम.एन. रॉय को मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था। जब बारोडीन बोल्शेविक दल के नेता थे, इनका असली नाम था मिखाइल मार्कोविच। ठीक है, मिखाइल, इनका नाम क्या है, मिखाइल, इम्पोर्टेंट है। फिर से यहाँ पर आपके लिए देखिएगा, अब इसको देखते हैं। ये देखिए, मार्क्स ही एकमात्र ऐसा लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। ओके, जहाँ पर मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद आरंभ होता है। जहाँ से मार्क्सवाद समाप्त होता है, अराजकतावाद वहीं से आरंभ होता है। तो यह तो ठीक है, लेकिन मार्क्स ही एक ऐसा विचारक है जिसके कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और भी विचारक हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स के अतिरिक्त देखिएगा यहाँ पर अरस्तु हैं, हॉब्स हैं, स्पेंसर, मैकियावेली आदि कई हैं जिनकी रचना को हम वैज्ञानिक श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं तथ्यों के पर्यवेक्षण पर आधारित हैं। ठीक है, जहाँ पर जब तथ्य आ जाएं, जहाँ पर तथ्य, ठीक है, तब वहाँ पर जो है उसको वैज्ञानिक आधार भी आपका, वैज्ञानिक आधार बोलते हैं, वैज्ञानिक आधार। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पर था, आखिरी क्वेश्चन था, ये समाप्त हो गया है आपका। तो दोस्तों ये था आपका वैज्ञानिक समाजवाद का चैप्टर, वैज्ञानिक समाजवाद। ये इसमें था वैज्ञानिक समाजवाद, इसको आप बोल लें साम्यवाद बोल लें। ठीक है, इसके बाद आपका जो है मार्क्सवाद कह लें आप। ठीक है, इसी में आपने पढ़ लिया फेबियनवाद था। इसके बाद इसी में आपका समाजवाद के प्रश्न भी आ गए। ठीक है, इस तरीके से, और समाजवाद के और भी जितने भी उसके सब टाइटल्स हैं उनको भी आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। यह कहाँ का प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, तो घटना चक्र के प्रश्नों को कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका राजनीतिक विचारक, राजनीतिक विचारक। इनसे संबंधित प्रश्नों को हम लोग करेंगे, वह भी कहाँ से, घटना चक्र से। तो ये पहले घटना चक्र आप समाप्त कर लें, क्योंकि घटना चक्र अगर आप कर लेते हैं तो 50% प्रश्न आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ से नहीं भी आते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि प्रश्न कोई नए से हैं, तो नए से नहीं लगेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक रखेंगे अब, और अब अगले वीडियो में हम लोग राजनीतिक विचारकों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से वेस्टर्न और इंडियन दोनों शामिल होंगे। तो आज वीडियो से सभी लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए फिर वेट करिए, जल्दी ही मिलेगी। तो यहीं से आपसे विदा लेते हैं आज के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।